हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आइडिया ब्रेन्स। तो गाइस, आज हम लोग जो है सीआईडीएस पर आधारित जो आपके एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं 17 अक्टूबर को, तो उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हम लोग इलेक्ट्रिकल और वायरमैन के लिए करेंगे, जो कि आपको लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। कुछ आप लोग के जो क्वेश्चंस मैं लिया हूँ यहाँ पे, कुछ प्रीवियस ईयर को मद्देनजर रखते हुए, और दूसरी बात सजेस्टेड कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे मैं अपने तरफ से रखा हूँ, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट में आपको जो है अच्छे नंबर दिलाने के लिए पर्याप्त है और बहुत ही काफी है। तो इस पर गाइज हम लोग जो है करीब करीब 3-4 मॉक टेस्ट में लाऊंगा। और जैसा आप लोग को पता है, यदि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो 75% जो क्वेश्चंस आपसे आएंगे, आपके पूछे जाएंगे, वो आपके ट्रेड से पूछे जाएंगे, आप लोग को पता भी होगा। और रही बात की बाकी का जो 25% है, 25% क्वेश्चंस, आई मीन जो 100 क्वेश्चंस में 25 क्वेश्चंस जो आप लोग नॉन टेक्निकल रहेंगे, लाइक मैथ हो गया, या फिर आपका जो है रीजनिंग हो जाएगा, या फिर जनरल जो आपका जनरल नॉलेज है, और फिर जनरल साइंस है, उन सबसे क्वेश्चंस रहेंगे। 25 जो ये है आपका जो वेटेज है 25% नॉन इंजीनियरिंग वाला, ठीक है, नॉन टेक्निकल वाला, वो वाला पार्ट मेरे समझ से आप लोग सभी बच्चों का क्लियर ही हो जाता है। और फिर भी यदि आप लोग को कुछ लगेगा कि नहीं सर वो भी करा दीजिए, तो मैं वो भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम के लिए कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को जल्दीबाजी में बहुत अच्छे से जो है क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है करीब करीब आप लोग को मोर और लेस जो है 5-6 क्लासेस में दूंगा, जो कि यदि आप लोग का रिस्पॉन्स और भी अच्छा रहेगा तो मैं और भी क्लासेस अरेंज कर दूंगा, 2 टाइम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्लास हम लोग शुरू करते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिकल फायर। हिंदी में भी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक विद्युतीय अग्नि के लिए प्रयुक्त है। ठीक है, विद्युतीय अग्नि के लिए, लाइक जैसे आप मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, वहां पे क्या हुआ, आग लग गया, अभी उस केस में आप कौन सा अग्निशामक का उपयोग कीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शन से बनाया कीजिए कभी क्वेश्चन को, नहीं यदि पता हो तो। ड्राई केमिकल पाउडर, आएंगे इसमें बाद में। वाटर है, वाटर क्या इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट है वहां वाटर का इस्तेमाल कीजिएगा आप, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो डेंजरस हो सकता है। क्यों? क्योंकि उससे जो जो वाटर कंटेंट है, उससे आपका चार्ज आप तक पहुंच सकता है, करंट आप तक पहुंच सकता है, बिजली के झटके भी लग सकते हैं, और आग, पानी फेंकने से आग भी और फैलता है। ये तो कट गया, है ना। फोम, फोम क्या है, वो भी तो एक पानी का ही उसमें अंश पाया जाता है, इस वजह से ये भी नहीं होगा। लास्ट बात करें सोडा एसिड, तो सोडा एसिड में एसिड भी जो है डाइल्यूट फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, इस वजह से भी कट जाएगा। और जब कैंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ड्राई केमिकल पाउडर, सूक्ष्म रसायन पाउडर। ठीक है, तो यहाँ पे जो केमिकल पाउडर्स ड्राई फॉर्म में होते हैं, सूखे फॉर्म में होते हैं, इस वजह से इसका हम लोग इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे यदि अग्निशामक का प्रॉपरली टू पर, यहाँ पे ये भी आप हो सकता है हेलोन टाइप। ठीक है, हेलोन, HALON, ठीक है, HALON, हेलोन टाइप की यदि बात करेंगे तो उसका भी यहाँ पे ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो उस पर भी आप लगा दीजिएगा टिक, तो आपका सही हो जाएगा। ये पीडीएफ में दे दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप में आपको जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चाहिएगा, वहां पे आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, विथ आंसर किसी में दे देंगे आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है कि व्हेन वर्किंग विथ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यू शुड डैश। ठीक है, कहता है कि विद्युतीय उपकरणों के साथ काम करते समय आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो क्या बहुत तेजी से काम करना चाहिए, या फिर जो है सभी लिखित प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए, या गीले बूट पहनना चाहिए, काम पूरा होने के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, ये 3 ऑप्शन जो है, 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये तीनों ही गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत तेजी से तो काम करना नहीं चाहिए, हड़बड़ी का काम जो है शैतान का होता है, नहीं करना चाहिए, गलती ही होगा उससे। उसके बाद गीला बूट पहनना चाहिए, तो आप इलेक्ट्रिकल के काम कीजिएगा और भीगा यदि जूता पहनिएगा, बूट पहनिएगा, आपको खतरा होगा, नीचे से करंट जो है कांटेक्ट विथ अर्थ हो जाएगा, इस वजह से करंट लगने का, झटका लगने का चांसेस बढ़ जाता है। कंप्लीशन ऑफ वर्क के बारे में सोचिएगा, सोचने से काम हो जाएगा क्या? नहीं ना, काम करना पड़ता है, तो सोचने से काम पूरा नहीं होगा। आंसर चल जाएगा फॉलो ऑल रिटन प्रोसीजर्स। जो प्रोसीजर होता है, जो कि कार्य को पालन करने के लिए जो इंपॉर्टेंट है, उस प्रोसीजर को हम लोग को फॉलो करना चाहिए, ताकि इजीली और बहुत अच्छे से काम हमारा समाप्त हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रिकल करंट पासेज थ्रू, ठीक है, इजिली थ्रू, आसानी से विद्युतीय डैश बहती है, किन चीजों में बहती है बताइए, चालक, कुचालक, अधातु, ये सभी। जाहिर सी बात है, जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स में फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है इलेक्ट्रिकल जो करंट का जो फ्लो होता है वो बहुत ही तेजी से होता है, किसमें, कंडक्टर्स में होता है, इस वजह से
आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यदि बात करेंगे इंसुलेटर, तो कुचालक जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो ना के बराबर होती है, जिस वजह से जो है करंट जो है फ्लो अच्छे से नहीं करता है। नॉन मेटल्स आपको पता ही है कि प्रॉपर्टी उसका होता ही नहीं है कि वो करंट को फ्लो करेगा, और ये सभी तो ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा गया? 3 का ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच लॉ इज एप्लीकेबल इन इलेक्ट्रोलिसिस? ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सा नियम लागू होता है? ओम्स लॉ। ऑप्शन नंबर 1। ओम्स लॉ किस केस में होता है भाई? ओम्स लॉ हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, ठीक है, लाइक जो करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस V इक्वल टू आई आर, ठीक है, इस केस में हम लोग जो है लगाते हैं क्या? ओम्स लॉ। यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस का कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रोलिसिस है क्या? केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही तो इलेक्ट्रोलिसिस है, जहाँ की आप जो है इलेक्ट्रोड्स में करंट को पास कराते हैं और फिर जो है डिजायर्ड जो आपको मेटल है वो एक इलेक्ट्रोड में क्या करते हैं? इकट्ठा करवाते हैं। वही इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है। तो यहाँ गॉस लॉ, गॉस लॉ आप लोग इलेक्ट्रोलिसिस आपका जो ये है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, आई मीन, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहां आप लोग गॉस लॉ पढ़ने को आप लोग को मिलता है। ये चीजें यहाँ पे नहीं लागू होंगी। बात करेंगे कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ जो है चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। चार्ज का जो नियम है वो किसने दिया था? कूलम्स ने दिया था, ठीक है, के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये वाला जो था आपका। और गॉस ये फैराडे लॉ जो है, फैराडे लॉ, ये क्या बताता है आपको? ये बताता है इलेक्ट्रोलिसिस का, ठीक है, जहां की आप लोग ये पढ़े होंगे ZIT फॉर्मूला जो है, ठीक है, मास डिपोजिटेड, कितना मास डिपोजिट करता है इलेक्ट्रोड में? M इक्वल टू ZIT, ठीक है, वो डिपेंड करता है कितना करंट फ्लो हो रहा है और कितना टाइम लगा है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या हो गया भाई? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इन अ लेड एसिड सेल हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट, कहने का मतलब है कि एक लेड एसिड सेल में हाइड्रोजन जो मुक्त होता है कौन से इलेक्ट्रोड में मुक्त होता है? ये पूछा गया है आपसे। नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्लेट, कहने का मतलब कि ऋणात्मक प्लेट, धनात्मक, या फिर धनात्मक ऋणात्मक दोनों, या फिर ना ही ऋणात्मक और ना ही धनात्मक। ऐसा तो नहीं होता है, कोई ना कोई एक इलेक्ट्रोड पे जो है हाइड्रोजन जो है लिबरेट करता है, और वो कौन किस पे लिबरेट करता है? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? नेगेटिव प्लेट पे वो लिबरेट करता है। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव मटेरियल ऑफ लीड एसिड सेल? लीड एसिड सेल का जो है एक्टिव जो है मटेरियल के बारे में पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा भाई? बताइए। लीड एसिड सेल आप लोग को पता है, जो कि आप लोग के घरों में जो होता है, जो इन्वर्टर्स आप लोग लगाते हैं, वहां पे जो बैटरी में जो कनेक्शन होता है, बैटरी का जो कनेक्शन करते हैं आप लोग इन्वर्टर का, तो वहां पे जो बैटरी आप लोग यूज करते हैं, लाइक बहुत सारे जो लिमिनेश, माइक्रोटेक, तो ये जो है आपका लेड एसिड सेल ही होता है, ठीक। तो उसमें बोल रहा है एक्टिव एलिमेंट क्या है? एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? लेड पेरोक्साइड। ओके, लेड पेरोक्साइड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SWG? SWG का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए। क्या कहते हैं इसको? स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज। वायर गेज आप लोग जान रहे होंगे, स्टैंडर्ड SWG, ठीक है, इस टाइप से होता है। यहाँ पे जो है 36 तक जो है उसमें लिखा हुआ रहता है, 0 to 36, ठीक है, गेज तक रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हाउ कैन अर्थिंग रेजिस्टेंस बी रिड्यूस्ड? अर्थिंग रेजिस्टेंस जो है, आर्थिक प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है? तो ऑप्शंस देख लीजिए, कुछ ये सब सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है आपका है कि पानी को डाल करके आप जो अर्थ रेजिस्टेंस है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ बाय पोरिंग वाटर इन द ग्राउंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इन डेल्टा कनेक्शन, ठीक है, डेल्टा कनेक्शन आपको पता है, स्टार कनेक्शन होता है एक, और एक होता है डेल्टा कनेक्शन। थ्री फेज, यदि आप पढ़े होंगे थ्री फेज सिस्टम, उसमें एक तो सिंगल फेज सिस्टम होता है और एक होता है क्या? एक होता है आपका थ्री फेज सिस्टम, जहां की यदि इलेक्ट्रिकल डिफरेंसेस की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिकल डिफरेंसेस में सिंगल फेज की बात करें कितना होता है? 90 डिग्री। ये भी क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और थ्री फेज का यदि फेज डिफरेंस की बात करेंगे तो हो जाता है कितना? 120 डिग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सीबीटी एग्जामिनेशंस में, चाहे आपके जो आईटीआई का जो एग्जाम जो हो रहे हैं अभी, उसमें भी क्वेश्चन बहुत ही पूछा जा रहा है। आपको पता है कि नीमी का जो क्वेश्चन बैंक है वहां पे से ही जो है सीबीटी एग्जामिनेशंस के जो क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, और यहाँ भी जो क्वेश्चन जो बनाता है वो नेमी ही बनाता है। तो ज्यादा कुछ अंतर दोनों के क्वेश्चंस में देखने को आपको नहीं मिलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ बात कर लें, तो बोल रहा है कि इन डेल्टा कनेक्टेड सर्किट,
तो इस सर्किट की बात कर रहा है, ये डेल्टा कनेक्शन में बात कर रहा है। वन रजिस्टर इज ओपन देन द पावर विल बी, डेल्टा संयोजित परिपथ में जब एक परिपथ खुला होता है तो शक्ति क्या होगी, बताना है आपको कि शक्ति का क्या वैल्यू हो जाएगा, शक्ति क्या होगा। देखिए गाइस, यहाँ पे जो है ना शक्ति क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, 1/3 ओरिजिनल वैल्यू का हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, 1/3 से क्या हो जाएगा, घट जाएगा ओरिजिनल वैल्यू से, 1/√3 से घट जाएगा ओरिजिनल वैल्यू के। चलिए बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि इन ए 3 फेज सिस्टम, ठीक है, तीन जो है 3 फेज प्रणाली जो होता है, ठीक है, 3 फेज प्रणाली, उसमें देखिए कह रहा है कि व्हेन द लोड इज परफेक्टली बैलेंस्ड द न्यूट्रल करंट इज, कहने का मतलब है कि जब लोड पूरी तरह से संतुलित होता है तो न्यूट्रल धारा डैश होती है। न्यूट्रल धारा क्या होती है, ठीक है, तो आपको बोलना होगा न्यूट्रल धारा भाई क्या होती है, जीरो हो जाती है उस केस में। यदि परफेक्टली बैलेंस रहेगा 3 फेज सिस्टम में तो वहां पे लोड जो होगा, लोड परफेक्टली यदि बैलेंस्ड है उस केस में 3 फेज सिस्टम में जो न्यूट्रल कनेक्शन है वो क्या होगा, जीरो, क्या होगा, अंडा हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इन द रिलेशन टू इलेक्ट्रिकल वायरिंग व्हाट डज पीवीसी स्टैंड फॉर, दैट मींस आपसे पीवीसी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आपको आप लोग यदि 8th क्लास में 9th क्लास में सब चीज में पढ़ाया जाता है आप लोग को, पीवीसी क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन सारे आपको सिमिलर ही देखने को मिल जाएंगे, वहां कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, इसलिए आपको क्या याद रखना, अच्छे से इन चीजों को ध्यान से एक बार अच्छे से समझ लेना है कि हाँ भाई क्या इसका आंसर होगा, क्या हो जाएगा इसका, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर 1 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, वेरी इंपॉर्टेंट, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, ठीक है, वो किस चीज पे यूटिलाइज्ड होता है, किन चीजों पे उसका एप्लीकेशन क्या है, डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ का यूटिलाइजेशन क्या है। ठीक है, देखिए गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत डैश में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शंस देख लीजिए, ट्रांसफार्मर है, फिर आपका जो है चौक है, फिर जनरेटर है और फिर थर्मोकपल है। बात समझिएगा थोड़ा, ठीक है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, मतलब डायनेमिकली, स्टैटिकली मतलब होता है रुका हुआ, और डायनेमिकली क्या हुआ कि चलता फिरता। तो यदि ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो ट्रांसफार्मर का एक भी जो अंदर का जो पार्ट्स होता है वो मूव नहीं करता है, सब स्टैंड स्टिल एक जगह पे खड़े रहते हैं सारे। ठीक है, कोई भी पार्ट्स अंदर का उसमें घूमता नहीं है, ना चलता है, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, यदि हम लोग बात करेंगे थर्मोकपल का, थर्मोकपल का एक डिफरेंट ही कंसेप्ट है, जहां की मेटल्स को हीट किया जाता है, अदर जो जो एंड है, ठीक है, अदर जो एंड है, जैसे ये मेटल हो गया, ठीक है, इस मेटल को हम लोग यहाँ हीट किए, अब इस एंड में जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर लेते हैं, कहने का मतलब कि वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ आता है। ठीक है, ओके, उसके बाद यदि चौक की बात करते हैं तो चौक जो है यहाँ पे भी ये जो है स्टैटिक है। ठीक है, चौक भी क्या है, एक तरह से स्टैटिक ही डिवाइस होता है, इसमें भी कुछ घूमने उमने वाला चीज नहीं होता है, जैसे ट्रांसफार्मर में नहीं होता है, उसी तरह से चौक में भी नहीं होता है। ठीक है ना, लेकिन जनरेटर जो होता है, जनरेटर का जो अंदर जो आपका रोटर जो पार्ट होता है, रोटर पार्ट, ठीक है, रोटर पार्ट देखेंगे घूमता है, गोल 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 गोल, मोटर जनरेटर क्या होता है, घूमता है ना, तो घूमने के कारण दैट मींस डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ वहां पे आएगा। डायनेमिक मतलब क्या हुआ कि चलता फिरता, घूमता फिरता, ये सब। तो सिर्फ एक ऑप्शन जनरेटर दिख रहा है जहां की ये लागू होता है। इसका ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी में एक क्वेश्चन और मिलेगा आपको, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ किसमें इंड्यूस्ड होगा, तो आपको मारना होगा क्या, ट्रांसफार्मर। ठीक है, आंसर में क्या करना होगा आपको, ट्रांसफार्मर। ये क्वेश्चन भी मे बी होगा आगे, आप देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ अ डीसी जनरेटर आर यूजुअली मेड ऑफ, ठीक है, जो फील्ड कॉइल होता है डीसी जनरेटर का, ठीक है, डीसी जनरेटर के फील्ड कॉइल आमतौर पर किसके बने होते हैं। ठीक है, तो आमतौर पर भाई किसका बना होता है, आप बताइए। देखिए अब्रक का तो बना होता नहीं, कॉइल्स तो कभी अब्रक के बनेंगे नहीं, क्योंकि अब्रक क्या होता है कि इंसुलेटर होता है, कुछ अलग होता है। कार्बन, कार्बन जो है, कार्बन आपका कंडक्टर के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसका ढलवा लोहा भी होता है। लेकिन फील्ड कॉइल की बात कर रहे हैं तो कॉइल्स आपको पता ही होगा, आप लोग देखे भी होंगे, तो क्या होता है, कॉपर का बना होता है। यदि आप बीटेक आपने करा है, या फिर आपने पॉलिटेक्निक किया है, या फिर आपने ये आईटीआई किया है, आप लोग सभी जो है मोटर जनरेटर से वाकई परिचित हैं, और जो फील्ड वाइंडिंग्स होते हैं, सारे जितने भी तरह के वाइंडिंग्स होते हैं, सभी कॉपर के ही बनाए जाते हैं आमतौर पर। ठीक है, हालांकि कॉपर के अलावा आजकल जो एल्युमिनियम का भी यूज किया जाता है, एल्युमिनियम वायर्स का भी करने लगा गया है, लेकिन जो बहुत ज्यादा जो जो बैटर जो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो कॉपर का जो कंडक्टिविटी है वो ज्यादा बेटर होता है एल्युमिनियम के अपेक्षा। चलिए, हालांकि कॉस्ट इफेक्टिव जो है थोड़ा एल्युमिनियम ज्यादा बेहतर है, कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14,
फॉर पैरेलल ऑपरेशन, ये पैरेलल ऑपरेशन जनरेटर्स के पैरेलल ऑपरेशन के लिए, ठीक है, किस तरह के जनरेटर्स को आप प्रेफर कीजिएगा, ठीक है। समानांतर संचालन के लिए सामान्यतः पसंद किए जाने वाले जनरेटर कौन से हो सकते हैं, कौन से जनरेटर होंगे, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर, जो आपका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा संट। तो हम लोग संट जनरेटर्स का जनरली इस्तेमाल करते हैं, ना कि सीरीज जनरेटर, ना ही कंपाउंड और ना ही सीरीज एंड कंपाउंड जनरेटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, when the load on a DC shunt motor is increased its speed, क्या होगा, जब कह रहा है कि लोड बढ़ जाएगा, ठीक है, लोड किसका बढ़ जाएगा, आपका डीसी शंट मोटर का जब लोड बढ़ जाएगा उस केस में जो स्पीड है एन, ठीक है, स्पीड जो है क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, स्लाइटली रिड्यूस्ड, मतलब थोड़ा सा वो क्या होगा, घटेगा। जैसे ही लोड बढ़ने से क्या होता है ना, तो हल्का सा जो स्पीड है वो उसमें देखोगे इफेक्ट आ जाता है। आप मिल वगैरह में यदि गए होंगे कभी गेहूं वगैरह पिसाने के लिए, तो आप लोग देखे होंगे वहां पे जैसे ही डाला जाता है, उसमें गेहूं डाला जाता है, तो उसका थोड़ा सा ना आवाज बदल जाता है। आवाज बदलने के साथ साथ उसका जो मोमेंट है, जो उसका जो स्पीड है ना, वो उसमें भी थोड़ा सा चेंजिंग आता है, वो भी हल्का सा स्लो टाइप से होने लगता है। जैसे ही खत्म होता है पिसना, जैसे खत्म, उसका आवाज बहुत ज्यादा फ्री टाइप का आने लगता है, पूरा स्पीड में घूमने लगता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का ही कंसेप्ट, आप इन चीजों से आप चीजों को ध्यान रख सकते हैं, ख्याल रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। जब भी कोई चीज को यदि थोड़ा बहुत मेमोराइज टाइप से भी करना होता है, या फिर तो सबसे बेटर उपाय है कि आप रेफरेंस मान लीजिए किसी चीज का। मैं अपने अक्सर स्टडी जब भी बच्चों को कराता हूँ, तो इन बातों का ख्याल रखूं कि उसको रियल टाइम के एग्जाम्पल से जोड़ दे, ठीक है। वो उसके लिए एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल नहीं हो, फिर भी आप उसको जोड़ दीजिएगा एक बार, तो आप चीजों को बेहतर रूप से फील करा पाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स कैन बी यूज्ड, कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में निम्न में से किस मोटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपका डीसी मोटर्स होते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डीसी सीरीज मोटर। अब डिट्रो लोकोमोटिव्स आपका हो गया, ट्रेन वगैरह में इसका यूज किया जाता है। तो जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होता है उसका जो इंजन होता है, वो उसके अंदर जो मोटर होता है, कौन सा मोटर होता है, डीसी सीरीज मोटर होता है, ठीक है, डीसी सीरीज मोटर। अब समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, व्हेन लोड इज रिमूव्ड which of the following DC motor will run at excessively high speed, कि जब लोड हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन सा डीसी मोटर अत्यधिक गति से चलेगी। तो कौन सा मोटर बताइए बहुत स्पीड चलने लगता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डीसी जो सीरीज मोटर होता है, ठीक है, जो सीरीज मोटर होता है वो बहुत ही ज्यादा स्पीड उसका हाई हो जाता है। इस वजह से जो सीरीज मोटर है उसको हम लोग नो लोड कंडीशन पे कभी नहीं चलाते हैं, हमेशा उसको लोड देके ही चलाया जाता है, ठीक, तो उसका स्पीड जो है हाईली बहुत ज्यादा एक्सेसिव होता है, इस वजह से उसको हम लोग नो लोड कंडीशन में चलाने से परहेज करते हैं। अब देखिए आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 18, HPMB लोड का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, इन व्हाट फॉर्म कैपेसिटर वर्क्स फॉर हाई फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, पूछा गया है कि उच्च आवृत्तियों के लिए संधारित्र किस रूप में काम करता है। तो भाई किस रूप में काम करता है, ऑप्शन नंबर 2, दैट मीन्स शॉर्ट सर्किट लघु परिपथ के रूप में काम करता है कैपेसिटर्स, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए शॉर्ट का काम करता है। आई मीन वहां पे उसको कुछ इफेक्ट ही नहीं करता है ना, हाई फ्रीक्वेंसीज में जो है कैपेसिटर का कोई रोल ही नहीं है, इस वजह से क्या शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स विल हैव जीरो पावर फैक्टर, जीरो पावर फैक्टर जो है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा के लिए होगा, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा प्योर इंडक्टिव। तो प्योर इंडक्टिव कॉइल यदि है तो उसमें क्या होगा, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। और सबसे अच्छा पावर फैक्टर कब माना जाता है, जब पावर फैक्टर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। और 1 किस कब होता है, जब प्योरली कौन सा सर्किट हो, तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो, ये ठीक है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 0 नहीं होकर क्या हो जाएगा, यूनिटी पावर फैक्टर होगा, यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। और 0 to 1 के बीच क्या होगा, यदि 0 के करीब करीब है, ठीक है, 0.5 से पहले है तो इंडक्टिव मोर होगा, कैपेसिटिव लेस होगा। और यदि 0.5 से अबव जा रहा है तो कैपेसिटिव मोर होगा, इंडक्टिव लेस होगा। आइए गाइस हम लोग और 5 क्वेश्चंस करके क्लास को एंड करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो लेंथ बड़ा होने से आप लोग को समस्या होती है। और दूसरी चीज है कि यदि आप लोग चाहते हैं कि लंबी वीडियो हो
आप लोग उसका भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन जितना मेरे से होगा सारा क्वेश्चन आप लोग को फटाफट आई मीन जो है कंसेप्ट के साथ आपको चीजों को कवर करवा दूं, ताकि आपको एग्जामिनेशन जो है आपके टेक्निकल एग्जाम 75 मार्क्स में आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाए। चलिए, कोई इसलिए इस वजह से आप लोग वीडियो को भी ज्यादा शेयर कीजिएगा, जो बच्चे जो है एस्पिरेंट हैं या फिर जो बच्चे का एग्जामिनेशन चल रहा है सीबीटी एग्जामिनेशन आईटीआई का, उन बच्चों के लिए भी ये क्वेश्चन वेरी वेरी यूजफुल रहेंगे। तो बात कर लेते हैं ए ट्रांसफार्मर डैश। एक ट्रांसफार्मर क्या करता है, काम बताइए इसका क्या है। तो एक ट्रांसफार्मर का काम क्या है, स्टेप अप करेगा या फिर स्टेप डाउन करेगा, किसको, एसी वोल्टेज को। तो वोल्टेज को जो होता है, ठीक है, वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज को वो स्टेप अप करेगा और स्टेप डाउन भी करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसको कहते हैं, जो कि वोल्टेज को लो से हाई करेगा, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं जो कि हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज करता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, टैप चेंजर जनरली प्रोवाइड्स इन, टैप चेंजर आमतौर पर डैश में लगाया जाता है, किन चीजों में लगाया जाता है टैप चेंजर भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जाएगा 22 का हो जाएगा ए, किसमें हो जाएगा, ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर मतलब पीटी जिसको कहते हैं ना, पीटी, ठीक है, एक सेकंड, पीटी नहीं, पीटी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये दूसरा चीज है। लेकिन यहाँ पावर ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया, जो कि जनरली आपके घर के बाहर में या फिर जो है इंडस्ट्रीज के बाहर में या पावर प्लांट में आप लोग देखे होंगे जो ट्रांसफार्मर रहता है बाहर में, उसी को हम लोग पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं। आई बात समझ में, तो उसमें टैप चेंजर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में जो है निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर में आर्क वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, आर्क वेल्डिंग जो होता है आमतौर पे उसमें कौन सा ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि ए मल्टीमीटर मेजर्स, मल्टीमीटर बताइए क्या मेजर करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। करंट मेजर करता है, वोल्टेज मेजर करता है, या फिर करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस तीनों मेजर करता है, या फिर रेजिस्टेंस मेजर करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मल्टीमीटर होता है ना, वो एक ऐसा डिवाइस है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, इन्वायरमेंटल ट्रेड्स के अंदर, जो कि मल्टीमीटर नाम से समझ लीजिए कि मल्टी मतलब मैनी और मीटर मतलब मेजरमेंट, मतलब कि जो ऐसे डिवाइस जो कि मैक्सिमम चीजें जो है मेजर कर पाए, लाइक मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को मेजर कर पाए, वही होता है मल्टीमीटर। लाइक करंट को मेजर कर लेगा, वोल्टेज मेजर करेगा, रेजिस्टेंस मेजर करेगा। ठीक है, फिर आपका जो है कंटिन्यूटी बता देगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है मेगा ओम, इन चीजों में भी बताएगा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, द अर्थ रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड बाय, अर्थ रेजिस्टेंस किन चीजों से मेजर करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो है इसका सही आंसर जो है आप लोग का है 4 नंबर, आई मीन ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्या है, बाय फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड एंड यूजिंग अर्थ टेस्टर। तो और देखिए मेगर वर्ड मिल जाए आपको या अर्थ टेस्टर मिल जाए, तो और उस केस में आपने अर्थ रेजिस्टेंस का बात बोल दे तो आपको उसी में मार के आंसर आ जाना है। आंसर क्या हो जाएगा, बाय फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड एंड यूजिंग एंड टेस्टर, कहने का मतलब फॉल ऑफ पोटेंशियल विधि और अर्थ टेस्टर विधि। तो गाइज ये टोटल जो है 25 क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे मैं आज के क्लास को एंड कर रहा हूँ। आप लोग के फर्स्ट जो ये क्लास था, इस पे मैं देख लेता हूँ आप लोग का क्या जो है आई मीन फीडबैक्स क्या आते हैं। उसके बाद यदि मुझे मेजोरिटी में बच्चों को लगेगा कि नहीं ठीक है सर बताइए मुझे, और आई मीन जो है क्लासेस लेके आइए, तो मैं इस पे बहुत सारे भी क्वेश्चन है अराउंड जो है, नहीं कुछ तो कम से कम 150 क्वेश्चन हैं, और मेरे समझ से 150 क्वेश्चन बहुत ज्यादा काफी होंगे आपको कम से कम अच्छे स्कोर कराने के लिए। तो गाइज मे बी यदि आप लोग को पसंद आएगा तो अगले सेशन में मैं 50 क्वेश्चन एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा, और इस तरह से आपके एग्जाम तक बहुत कुछ आप लोग का हो जाएगा। तो गाइज चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, आपको पल पल के यहाँ अपडेट्स, चाहे सीबीटी एग्जाम्स, चाहे आईटी एग्जाम्स, चाहे जॉब एप्लीकेशन आपको दी जाती है। दूसरी बात है कि वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा सीआईटीएस बच्चों के लिए, और एग्जामिनेशन के लिए जितने भी कंटेंट्स दे रहा हूँ सारा यूजफुल आपके लिए रहेगा। तो गाइज वीडियो को जरूर ज्यादा से शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइज।